हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सॉलिड स्टेट के अंदर, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी हैं, वो हमें इसमें अब काम आने वाली हैं। तो देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है दोस्तों, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने के लिए हमें उस सॉलिड की एक किसी यूनिट सेल का क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। अगर आपने यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल ली तो वही डेंसिटी आपकी किसकी होगी, सॉलिड की होगी। ठीक है, जो आपका क्रिस्टल सॉलिड है वो किस टाइप की यूनिट सेल से बना है, उस यूनिट सेल का अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो डेंसिटी ही आपकी किसकी होगी, सॉलिड की होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखो, हमको पता है कि जो जनरल फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, वो क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है, सॉलिड की निकालनी है अपन को डेंसिटी। तो सॉलिड की अगर डेंसिटी की बात करें अपन, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, हमें तो ये कैलकुलेट करना है, जनरल फार्मूला ये होता है। अब मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कैसे करें, वॉल्यूम को तो आपको पता है, वॉल्यूम तो हम क्यूबिकल यूनिट सेल पढ़ते हैं ज़्यादातर सभी के अंदर, तो वो तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा आपका, हमने इससे पहले पढ़ा था, यूनिट सेल पढ़ी थी अपन ने। देखो बीसीसी पढ़ी थी, सिंपल क्यूबिक पढ़ी थी, बीसीसी पढ़ी थी और एफसीसी पढ़ी थी। जनरल यही काम में आने वाली है अपन को, ये पढ़ी थी। इनके अंदर हमने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल यानी जेड की वैल्यू देखी थी, सबके लिए अलग अलग आई थी। तो आपको पता है कि इसके अंदर टोटल कितने एटम होते हैं, इसके अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर कितने होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने आपके एटम प्रेजेंट हैं उसके अंदर उनका जितना मास होगा वही तो एक यूनिट सेल का मास होगा। तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। अगर आप एक एटम के मास को नंबर ऑफ एटम्स से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा आपका। सही है, तो ये मास ऑफ यूनिट सेल तो आ गया। नंबर ऑफ एटम्स अपन को पता है, जोन से आपकी क्या होगी, यूनिट सेल होगी, उसका हम क्या कर लेंगे, जेड की वैल्यू यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बीसीसी का मास निकालना है, तो बीसीसी के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 तो यहाँ रखेंगे अपन, और मास ऑफ वन एटम। अब मास ऑफ वन एटम कैसे कैलकुलेट करें वो देख लेते हैं एक बार। मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा आपका, हमको पता है, थोड़ी सी क्या करेंगे यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपन मास ऑफ वन एटम के लिए। देखो मोलर मास अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मोलर मास। सही है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। एन क्या है यहाँ पर, एन आपका एवोगैड्रो नंबर, लिख देता हूँ मैं, एन क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर। सही है, अभी इसकी वैल्यू लिखेंगे। एन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल, है ना, वन मोल के अंदर कितना मास है। और दोस्तों अपन को पता है कि वन मोल के अंदर टोटल कितने एटम होते हैं, एन एटम होते हैं। मोलर मास को अपन ये भी बोल सकते हैं वन मोल के अंदर कितना मास है, और दूसरी बात एन एटम का कितना मास है, ये अपन ने मोल कॉन्सेप्ट से लिया है, छोटी सी पॉइंट, ये सबको पता होना चाहिए, 11वीं क्लास की बात है। अब देखिए अपन को तो किसका चाहिए, मास ऑफ वन एटम चाहिए अपन को। ठीक है, अगर एन एटम का मास इतना है मोलर मास के इक्वल, तो वन एटम का कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं अपन
मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन ए, बोलो हाँ कि ना। ये हो जाएगा आपका मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम हो गया आपका, एन ए से डिवाइड करते ही मोलर मास को एन ए से डिवाइड कर दिया, आपका क्या आ गया, वन एटम का मास आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अपन ने जो फॉर्मूला देखा था डेंसिटी का अभी वो क्या देखा था, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो मास ऑफ यूनिट सेल अपन ने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ वन एटम, और मास ऑफ वन एटम अपन ने ये निकाल लिया, मोलर मास अपॉन एन ए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर अपन दोबारा से इसको लिखें, तरीके से इसको अरेंज करें, तो देखो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम था आपका, तो उसको तो अपन जेड बोल लेते हैं, और मास ऑफ क्या था वन एटम, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन ए, और नीचे था आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या मानेंगे अपन यहाँ पर, ए क्यूब, क्योंकि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्या है आपकी क्यूब की एज लेंथ। ठीक है, इसको दोबारा से अपन क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू इसको अपन कैपिटल एम लिख देते हैं, मोलर मास को याद रखेंगे हमेशा कि ये क्या है, मोलर मास कैपिटल एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। तो दोस्तों आपका जो फॉर्मूला है डेंसिटी का वो हो गया डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। सही है, एन ए क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻²3। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इसकी वैल्यू एन ए की, और ए क्या है आपकी एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल की एज लेंथ हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप का यहाँ पर बन सकता है उसकी बात करते हैं अपन। उससे पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या लिखे होगे आप यहाँ पर, इसकी यूनिट आएगी आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जर्नली तो यही आती है, लेकिन दोस्तों जिस तरह का आपको क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है वो, ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग निकालनी है। लेकिन आपको अगर नहीं दे रखी उसने कोई यूनिट सेल तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालोगे। और यहाँ पर देखो अगर आपको जो एज लेंथ है वो देखो आपको पहली बात तो मैं 3 रिलेशन बता रहा हूँ। अगर आपको माइक्रोमीटर में दे रखा है, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर है ना। 1 आपको अगर एंगस्ट्रॉन दे रखा है तो 10⁻10 मीटर में बता रहा हूँ मैं, आपको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 2 कम हो जाएंगे, सही है। और अगर अपन बात करें 1 नैनोमीटर की तो 10⁻⁻9 मीटर होती है, और पिकोमीटर की बात करें तो 10⁻12 मीटर होता है। ये सब ये आपको कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर में, अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, ये मोलर मास है, मोलर मास ही रखना है अपन को, मोलर मास, और मोलर मास तो ग्राम में ही होगा आपका। ठीक है, अब देखिए जेड क्या है यहाँ पर, जेड है आपका नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, या कह सकते हैं अपन इफेक्टिव एटम्स। ये हमने पढ़ रखा है सबके लिए। वीसीसी के लिए कितना होता है 2, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, और एफसीसी के लिए कितना होता है ये 4 होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको क्या करेगा, वो डेंसिटी ही कैलकुलेट करवा लेगा फर्स्ट टाइप में। तो मान लीजिए आपको उसने दे दिया कि गोल्ड है आपका, गोल्ड है ना, वो एफसीसी यूनिट सेल बनाता है, और गोल्ड का आपको दे देगा वो मोलर मास। एफसीसी में अगर वो क्रिस्टलाइज हो रहा है तो उससे आपको पता लग गया जेड की वैल्यू। एन ए की वैल्यू तो फिक्स है, ये तो चाहे कुछ भी हो, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं।
बात करेगा वो ए की, ए आपको दे देगा, वो हो सकता है आपको इनमें से किसी यूनिट में दे, तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करके और आपको इस यूनिट में डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। दोस्तों आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से देगा आपको वैल्यू कि वो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। वो कोई कैलकुलेशन चेक नहीं करने वाला अपन की, है ना, कॉन्सेप्ट को चेक करने वाला है। यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि डेंसिटी कैलकुलेट करवा लेगा। दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा। डेंसिटी देने के बाद में आपको मोलर मास भी दे देगा, आपको एज लेंथ भी दे देगा और आपसे पूछेगा कि वो किस टाइप की यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज है। समझ में आ रहा है, किस टाइप की यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज है। तो आपको पता है डेंसिटी पता है, मोलर मास पता है, ए पता है, एन ए पता है, जेड नहीं है पता। तो इससे आप फॉर्मूले से क्या करोगे, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर आपकी जेड की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब वो सिंपल क्यूबिक में है क्रिस्टलाइज। अगर 2 आ रही है आपकी तो वो बीसीसी में, 4 आ रही है आपकी तो वो किस में, एफसीसी में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है सेकंड टाइप का। दोस्तों ये आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेट करवा सकता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करवा सकता है। आपको डेंसिटी दे देगा, वहाँ से आप 1 यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करके वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन में ना आर की वैल्यू दे सकता है, वो किसकी वैल्यू दे सकता है, आर की वैल्यू दे सकता है, रेडियस दे सकता है पार्टिकल्स की। तो आप क्या करोगे, अगर आपको आर गिवन है तो सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए आपको पता है ए और आर में रिलेशन। तो आपको अगर आर गिवन है तो ए कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो एक टाइप का ये हो गया क्वेश्चन। आर गिवन है, आप सबके लिए आपको ए और आर के बीच में रिलेशन पता है, ए निकालोगे। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस क्यूब को लगाना भूल जाते हैं दोस्तों, ए ही रहने देते हैं लास्ट में, सोचते हैं इतनी बड़ी वैल्यू है और इसके ऊपर क्यूब लग जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये ए जो है इसके ऊपर क्यूब है, ये लगाना है, ये बिल्कुल कैलकुलेशन के टाइम पे ए क्यूब लगाना है, क्यूब करना है उसका, ठीक है। ये है बात। बस इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए एग्जाम में बार बार, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे हमेशा, सही है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और ऐसा नहीं कि केवल फार्मूला याद रखना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप ना ही करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। पता चले फर्स्ट क्वेश्चन ही आप एग्जाम में जाके करो, ऐसा नहीं करना है, सही है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी यहीं की। तो आपको क्या करना है, ये पढ़ लिया आपने, बस 2-4-5 क्वेश्चन कर लेना। अपन भी कराएंगे नेक्स्ट, जब लास्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में, एक वीडियो के अंदर केवल अपन क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने ये वाली पहले वाली वीडियो नहीं देखी है बॉयड की और सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी पैकिंग एफिशिएंसी वाली नहीं देखी है, तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा जहाँ से आपको जेड की वैल्यू, ए और आर के बीच में रिलेशन, इन सब के बारे में पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपन क्लियर हो चुकी है इस लेसन के अंदर। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको कीजिएगा, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को आप कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।